चलिए आज बात करते हैं इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स में से एक की। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने अरबों डॉलर का एक ताश का महल खड़ा कर दिया था। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटी सी बात साफ कर दें। ये विश्लेषण 60 मिनट्स की रिपोर्टिंग पर आधारित है और एक बहुत ही जटिल मामले को आसान बनाने की कोशिश है। इसे सिर्फ शैक्षिक मकसद से बनाया गया है और ये किसी भी तरह की कोई वित्तीय सलाह नहीं है। तो चलिए कहानी की शुरुआत इस नंबर से करते हैं, 65 अरब डॉलर। जी हां, ये वो रकम थी जो इन्वेस्टर्स को लगता था कि उनके अकाउंट में है। एक ऐसा धोखा जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल यही उठता है, 65 अरब डॉलर का सवाल कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे नैस्डैक का एक पूर्व चेयरमैन इतने सालों तक इतिहास की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाता रहा? और इस पूरी कहानी में एक ऐसा हीरो भी है जिसकी बात किसी ने नहीं सुनी। इनका नाम है हैरी मार्कोपोलोस, एक फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने ये सच्चाई बहुत पहले ही दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। देखिए, मार्कोपोलोस के खुद के शब्द ही काफी हैं। जब उनसे मडॉफ की स्ट्रैटेजी को समझने को कहा गया तो उन्होंने कहा, मुझे ये जानने में सिर्फ 5 मिनट लगे कि ये एक फ्रॉड है और इसे गणित के हिसाब से साबित करने में लगभग 4 घंटे। सोचिए जरा, सिर्फ 5 मिनट। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये बात अपने तक नहीं रखी। वो लगभग 10 साल तक रेगुलेटर्स को जगाने की कोशिश करते रहे। 1, 2 नहीं, 5 बार उन्होंने एसईसी को पूरी डिटेल में चेतावनियां भेजी, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनके सबूत इतने पक्के थे कि कोई उन्हें नजरअंदाज ही नहीं कर सकता था। मार्कोपोलोस ने 29, जी हां 29 रेड फ्लैग्स गिनाए थे जो साफ साफ कह रहे थे कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। जैसे मेडॉफ का रिटर्न इतना स्थिर था कि वो नामुमकिन लगता था, सिर्फ 4% महीनों में ही छोटा मोटा लॉस। अपनी स्ट्रैटेजी को सच में चलाने के लिए उसे इतने ऑप्शन खरीदने पड़ते जितने मार्केट में थे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, किसी ने भी कभी यह कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने असल में मेडॉफ के साथ कोई ट्रेड किया है। तो इतने सारे सबूतों के बाद एसईसी ने क्या किया? आप यकीन नहीं करेंगे, 2006 में उन्होंने केस ही बंद कर दिया। और वजह? धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं है। मार्कोपोलोस का मानना था कि एसईसी में बैठे लोग फाइनेंस को समझते ही नहीं थे और उन्होंने एक एक करके सारे जुर्मों को अनदेखा कर दिया। तो सवाल यह है कि जब रेगुलेटर्स को कुछ नहीं मिला तो मेडॉफ असल में कर क्या रहा था? चलिए इस सबसे बड़े झूठ की तह तक चलते हैं। बहुत सिंपल है, मेडॉफ एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम चला रहा था। मतलब ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें नए इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट के तौर पर दिया जाता है। ये तब तक चलता है जब तक नए लोग पैसा लगाना बंद न कर दें। और लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसने एक बहुत ही शातिर तरीका अपनाया जिसे कहते हैं एफिनिटी स्कैम। इसमें आप किसी खास ग्रुप को टारगेट करते हैं, जैसे कोई धार्मिक या जातीय समूह। मेडॉफ ने शुरू में अपने ही यहूदी समुदाय और अमीर कंट्री क्लब्स को निशाना बनाया। और इस पूरे धोखे का सबसे बड़ा सच, सबसे चौंकाने वाला सच, बहुत ही सिंपल था। कोई ट्रेडिंग हो ही नहीं रही थी। जी हां, एक भी नहीं। मेडॉफ ने सालों से एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया था। जितने भी स्टेटमेंट थे, जितना भी प्रॉफिट था, सब कुछ नकली था। और इस धोखे के पीछे का घमंड देखिए, ये और भी कमाल है। 2007 में जब ये फ्रॉड पीक पर था, बर्नी मैडॉफ ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, आज के रेगुलेटरी माहौल में नियम तोड़ना लगभग नामुमकिन है, कोई भी गड़बड़ी बिना पकड़े नहीं रह सकती। तो चलिए अब इस स्कैम के नंबर्स और तरीकों से आगे बढ़कर इसके असली दर्दनाक असर को देखते हैं। इस धोखे का असली दर्द वो आंकड़ों में नहीं दिखता, वो लेन फॉरेस्ट जैसे लोगों की कहानियों में दिखता है जिन्होंने न सिर्फ अपनी पूरी जायदाद खो दी, बल्कि आज तक इस बोझ के साथ जी रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को भी इसमें फंसाया था। एक तरफ तो लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई खो रहे थे और दूसरी तरफ मेडॉफ का परिवार। देखिए, उसके बेटों ने $3.5 करोड़ से ज्यादा कमाए और उसके भाई ने सिर्फ $14 के इन्वेस्टमेंट पर $1.60 करोड़ से ज्यादा। मतलब कंपनी को तो जैसे अपनी गुल्लक ही बना लिया था। और ये तबाही सिर्फ इन्वेस्टर्स तक ही नहीं रुकी, ये मेडॉफ के घर तक भी पहुंची। अपने पिता की गिरफ्तारी के ठीक 2 साल बाद शर्म और दुनिया भर के दबाव के चलते उनके बेटे मार्क मेडॉफ ने अपनी जान ले ली। तो अब इस पूरी कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। आखिर इस पूरे वाकये से हम क्या सीख सकते हैं? इस पूरे स्कैम से हमें 4 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, अगर कोई रिटर्न इतना अच्छा है कि सच ना लगे तो वो शायद सच नहीं है।
दूसरा, हमेशा पूरी पारदर्शिता की मांग करें, स्ट्रैटेजी को समझें और किसी थर्ड पार्टी से उसे वेरीफाई कराएं। तीसरा, अगर कोई आपको ये कहकर लुभाए कि ये एक एक्सक्लूसिव क्लब है, तो सावधान हो जाइए। और चौथा और सबसे जरूरी, किसी के नाम या रेपुटेशन पर मत जाइए, अपनी रिसर्च खुद कीजिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सिस्टम ही फेल हो जाए और जो लोग निगरानी के लिए बैठे हैं वो खुद ही सो रहे हों, तो फिर उन पर नज़र कौन रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है।